हे गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम क्यूबरनेटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, एंड साथ ही साथ हम इसके क्लस्टर के सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कंपोनेंट्स की क्या इंपॉर्टेंस है उस पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस पूरी वीडियो को एंड टू एंड देखें एंड समझें, क्योंकि ये आपका एक बेस नॉलेज तैयार कर देगा, ये पूरी की पूरी वीडियो, जिससे आप एडवांस कंसेप्ट को इजीली समझ सकते हो एंड आपको किसी भी एक थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। बस आपको ये वीडियो को देखना है ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो ऑब्वियसली आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक केस से स्टार्ट करता हूँ। मान लो आपका एक स्टार्टअप है एंड आपने जो है आपकी एप्लीकेशन को सर्वर पे डिप्लॉय किया हुआ है किसी सर्वर के ऊपर। मान लो ये सर्वर है एंड ये आपकी एप्लीकेशन है एंड रात के 2 बज रहे हैं एंड आप जो है सो रहे हो। अब इस टाइम पे जो क्लाइंट्स है वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं। मान लो किसी कारणवश आपकी एप्लीकेशन फट गई। उस टाइम पे क्या होगा कि आपके क्लाइंट्स जो है आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बट आपने तो ये कहा था कि 24/7 का सपोर्ट मिलेगा। तो इस टाइम के ऊपर क्यूबरनेटिस आपको इस तरह से मदद करता है, वो डिटेक्ट कर देगा कि अरे भाई ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है वो चल नहीं रही है, एंड वो एक न्यू एप्लीकेशन को तैयार कर देगा ताकि क्लाइंट्स जो है उस न्यू एप्लीकेशन को एक्सेस कर सके। तो क्यूबरनेटिस जो है वो सेल्फ हीलिंग का काम करता है। वो चेक करता रहेगा कि एप्लीकेशन सही चल रही है कि नहीं चल रही है। वो उसके हेल्थ स्टेटस को चेक करता रहता है कि हेल्दी एप्लीकेशन है या अनहेल्दी है। अगर अनहेल्दी है तो वो एक न्यू एप्लीकेशन को तैयार कर देगा। नाउ दूसरा पॉइंट ये आता है कि मान लो आपके जो स्टार्टअप है उसके अंदर जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपने हॉरिजॉन्टल स्केल कर रखा है। मान लो 4 बार आपने उसको रेप्लिकेट किया हुआ है आपकी एप्लीकेशन को, एंड आपके बहुत सारे जो है यहाँ पे क्लाइंट्स है, ये जो है आपकी एप्लीकेशंस को एक्सेस कर रहे हैं। इन बीच में एक लोड बैलेंसर है जो बेसिकली ये चेक करता है कि जिस सर्वर के ऊपर सबसे कम से कम लोड है उस तरफ रिक्वेस्ट को हैंड ओवर कर देता है। मान लो अब क्या होता है कि कुछ क्लाइंट्स जो है आपके चले जाते हैं। अब इस टाइम पे क्या होएगा, क्योंकि कम क्लाइंट्स है तो आपको ज़्यादा सर्वर्स की ज़रूरत नहीं, कम सर्वर से भी आप उन क्लाइंट्स को कैटर कर सकते हो। तो क्यूबरनेटिस क्या करता है कि वो डिटेक्ट कर लेता है कि अब आपके जो सर्वर्स है वो इतने ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, जिसकी वजह से वो स्केल डाउन कर देता है आपके सर्वर्स को। वो क्या करेगा कि इन 2 सर्वर्स को डिलीट कर देगा, जिससे कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा आपका जो डिप्लॉयमेंट्स। तो क्यूबरनेटिस जो है वो ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग अपॉन द स्केल इट विल स्केल अप और डाउन द सर्वर्स। इस केस के अंदर अगर और क्लाइंट्स आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज भी कर देगा, एंड अगर जाते हैं तो वो डिक्रीज भी कर देगा। तो ये काम करता है क्यूबरनेटिस। इसके साथ ही साथ मान लो आपकी जो है गूगल जैसी कंपनी है जिसका बहुत बड़ा कस्टमर बेस है। अब आपने मान लो कोई एक नया फीचर जो है बनाया, अब उसको आपको रिलीज करना है। तो अब ये फीचर जो किसी इंसान ने ही बनाया है, एंड तो इसमें कुछ ना कुछ गलती तो हो ही सकती है। तो इस टाइम के ऊपर आप क्या चाहोगे कि आप ये पर्टिकुलर फीचर जो है थोड़े से कस्टमर बेस के ऊपर चलाओ, ताकि आप ये डिटेक्ट कर सको कि कुछ भी एरर है क्या नहीं इस फीचर के अंदर। अगर कुछ एरर है तो आप रोल बैक कर जाओगे, अगर नहीं है तो आप थोड़े और क्लाइंट्स के ऊपर जाओगे, फिर थोड़े और, फिर थोड़े और, फिर थोड़े और। अगर इस टाइम के ऊपर भी अगर कुछ फट गया तो आप यहाँ पे रोल बैक कर जाओगे, अगर सही रहा तो आप आगे और बढ़ते जाओगे। तो इस तरीके से आप इंस्टेंटली सारे के सारे क्लाइंट्स को नया फीचर जो है दिखा नहीं देते हो। आप क्या करते हो, थोड़े से क्लाइंट्स को दिखाते हो एंड फिर ऑब्जर्व करते हो कि आपका जो फीचर है वो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसे हम जो है रोलिंग अपडेट्स कहते हैं। आप जो है थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल प्रोसेस के थ्रू आप जो है आपके फीचर्स को रिलीज कर रहे हो। तो ये पर्टिकुलर फीचर जो है वो क्यूबरनेटिस प्रोवाइड करता है। ये जो फैसिलिटी है वो क्यूबरनेटिस प्रोवाइड करता है। इसे हम रोलिंग अपडेट्स बोलते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट अबाउट द क्यूबरनेटिस इज कि ये जो है क्लाउड एग्नोस्टिक होता है। इसका मतलब ये है कि मान लो आपने जो है आपके कोड को AWS पे डिप्लॉय किया हुआ है, एंड ये आपकी क्यूबरनेटिस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है। मान लो कॉन्फ़िग फाइल्स, इसके अंदर आपने बताया हुआ है कि आपकी सर्विसेज की कितनी पोर्ट्स होंगे, कितना रेप्लिकेशन फैक्टर होएगा, कौन कौन से सीक्रेट्स होंगे, कौन कौन से कॉन्फ़िग मैप्स होंगे, डिप्लॉयमेंट्स कहाँ पे होएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे बता रखी है। बट मान लो कुछ कारणवश आपको जो है AWS से GCP पे शिफ्ट होना पड़ा। अब जैसे ही आप GCP पे शिफ्ट होगे तो उस टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो है वो चेंज नहीं होएगी।
ये एज इट इज रहेगी, इसको कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस क्या होगा कि जो भी आपका क्लस्टर डिप्लॉयड था AWS के सर्वर्स पे, अब वो GCP के सर्वर्स पे डिप्लॉयड होगा, बस, और कुछ नहीं है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए कि आपको क्यूबरनेटिस क्यों चाहिए आपके डिप्लॉयमेंट साइकिल के अंदर। अब अगर आप समझ चुके हो कि क्यूबरनेटिस की इंपॉर्टेंस क्या है, अब हम शुरू करते हैं कि क्यूबरनेटिस एक्चुअली में होता क्या है एंड ये सारे के सारे फीचर्स वो किस तरह से फैसिलिटेट करता है। नाउ बिफोर जंपिंग इनटू द क्यूबरनेटिस क्लस्टर, मैं आपके साथ थोड़ा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि डिप्लॉयमेंट जो है किसी भी एप्लीकेशन की, जो भी आपने बनाई है, वो किस किस तरीके से हो सकती है। तो जो सबसे पहला तरीका जो स्टार्टिंग में यूज होता था वो था बेयर मेटल स्ट्रेटेजी। उसमें आप क्या करते थे, आप एक सर्वर बाय करते थे एंड उस सर्वर के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को चलाते थे। अब कोई भी क्लाइंट है वो आपके सर्वर के IP को हिट करता था और इस एप्लीकेशन को एक्सेस करता था। अब अगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर अगर आपको एक और न्यू एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है तो उसके लिए आपको एक न्यू सर्वर बाय करना पड़ता था एंड उसके अंदर आपको उस एप्लीकेशन को चलाना होता था। अब जो है ये जो क्लाइंट है वो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को भी एक्सेस कर सकता है। अब इसके अंदर आप देख ही सकते हो डिसएडवांटेज ये है कि आपको पूरा का पूरा सर्वर नया बाय करना पड़ा एंड उसके बाद आपको एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना पड़ा। अब इसके अंदर काफी ज्यादा खर्चा आ जाएगा अगर आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना हो तो इसके अंदर जो है इफेक्टिव तरीके से हम रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर किसी एप्लीकेशन को ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, उसको भी आपने पूरा का पूरा सर्वर दे रखा है, तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्कुल भी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है एंड इसके अंदर काफी ज्यादा पुअर रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है एंड इसको स्केल करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आपको हर बार नया सर्वर ही बाय करना पड़ रहा है। तो इसके बाद जो है एक स्ट्रेटेजी आई वर्चुअल मशीन की। इसके अंदर आप क्या करते थे, आप एक अपने सर्वर को बाय करते थे, इसके अंदर आप जो है छोटे छोटे वर्चुअल मशीन्स बनाते थे। अब हर एक मशीन के अंदर आप एक न्यू OS को इंस्टॉल करते थे एंड जितने भी रिसोर्सेज है वो इक्वली डिवाइड होना जरूरी नहीं है, बट डिवाइड होके वो हर एक VM को प्रोवाइड किए जाते थे। अब क्या है कि हर एक VM जो है एक एप्लीकेशन को रन कर सकता है। तो मान लो एक एप्लीकेशन को आपने यहां पे रन कर दिया, एक एप्लीकेशन को यहां पे कर दिया, एक एप्लीकेशन को यहां पे, तो हर एक वर्चुअल मशीन जो है उसका एक सेपरेट जो है OS है, सेपरेट उसका कर्नल है एंड इसके साथ ही साथ वो जो है इस पर्टिकुलर मेन सर्वर के रिसोर्सेज को यूज करता है एंड इसके अंदर जो रिसोर्सेज जो यूज हो रहे हैं वो एक दूसरे से कोलाइड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रिसोर्स कन्फ्लिक्ट होंगे, जो भी रिसोर्सेज है वो इस तरीके से डिवाइड होते हैं कि जो VM1 है वो VM2 के रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकता एंड वाइस वर्सा। बट इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो ये VM के अंदर आपने जो ये OS इंस्टॉल किया है, इसको इंस्टॉल करने की वजह से हर एक VM का जो स्पेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप लिमिटेड नंबर ऑफ VMs को ही इंस्टॉल कर सकते हो एक गिवन सर्वर के अंदर। तो आपको अगर काफी ज्यादा स्केल करना है एप्लीकेशन को तो आपको और सर्वर्स को बाय करना पड़ेगा एंड फिर उन VMs को चलाना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी जो है थोड़ी बहुत लिमिटेशंस है अभी भी, क्योंकि हर एक VM जो है काफी ज्यादा हैवी होता है। नाउ इसके बाद जो है वो कंटेनराइजेशन स्ट्रेटेजी आई। हम जो है कंटेनर्स को क्रिएट करने लग गए। हम क्या करते हैं, गिवन सर्वर के अंदर बहुत सारे कंटेनर्स को चलाते हैं। ये कंटेनर्स जो है रिसोर्सेस एंड OS दोनों को शेयर करते हैं। VMs के अंदर क्या था कि OS खुद का था, रिसोर्सेज शेयर हो रहे थे, बट कंटेनर के अंदर क्या होता है कि रिसोर्सेज एंड OS दोनों के दोनों शेयर होते हैं। यहां पे जो है आप क्या करते हो, किसी भी एप्लीकेशन, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी कोई एप्लीकेशन है, आप उसकी जो है एक डॉकर इमेज बनाते हो। डॉकर इमेज का मतलब ये होता है कि आप जो है कोड, लाइब्रेरीज प्लस फ्रेमवर्क्स या जो भी टूल्स इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाने में लगता है उन सबको जो है आप एक डब्बे के अंदर डालते हो एंड उसको जो है आप किसी एक रेपोजिटरी पे डिप्लॉय कर देते हो, जो कि है लेट्स से डॉकर रेपोजिटरी। एंड इस पर्टिकुलर डॉकर रेपोजिटरी के अंदर क्या होता है कि इमेज का नाम होता है एंड ये सारा डाटा होता है। अब आप इस कंटेनर के अंदर
इस पर्टिकुलर इमेज को पुल करते हो। इमेज को पुल करने से क्या होएगा कि जितने भी कोड लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स थे वो इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर आ जाएंगे। एंड हर एक कंटेनर का एक सेपरेट रिसोर्स होता तो मेन सर्वर के रिसोर्सेज ही है, बट एक्चुअली के अंदर इस तरह से रिसोर्सेज को डिवाइड किया जाता है कि एक कंटेनर के रिसोर्सेज दूसरे कंटेनर से आइसोलेटेड होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिसोर्स कन्फ्लिक्ट होएगा, बट होते सेम ही सर्वर के अंदर ही है। तो अब क्या होएगा कि एक कंटेनर के अंदर हम इस इमेज को पुल करते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डॉकर रिपोजिटरी, एंड आफ्टर दैट हम जो है हमारी एप्लीकेशन को चलाते हैं। अब उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको ओएस तो चाहिए, तो जो वो ओएस है वो आप इस मेन सर्वर के ओएस को यूज करते हो। अब इससे क्या होता है, क्योंकि वीएम के अंदर जो है खुद का ओएस था तो वो बहुत ज्यादा हैवी हो गया था, बट कंटेनर के अंदर खुद का ओएस नहीं होता, जिसकी वजह से ये लाइट वेट होते हैं। तो आप बहुत सारे कंटेनर्स एक ही सर्वर में चला सकते हो। तो आज के टाइम पे कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस के थ्रू आप जो है आपके एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करते हो। एंड जो ये K8s है, जो क्यूबरनेटिस है, वो इन कंटेनर्स को ही मैनेज करता है। तो जब भी हम एक स्केलेबल एप्लीकेशन बनाते हैं जिसके अंदर आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करना होता है, आपको एक ही एप्लीकेशन को हॉरिजॉन्टल स्केल करना होता है, तो उस टाइम के ऊपर क्योंकि आपके बहुत सारे कंटेनर्स हो जाते हैं, तो इतने सारे कंटेनर्स को मैनेज करना इफेक्टिवली वो क्यूबरनेटिस करता है। तो एट स्केल कंटेनर्स को मैनेज करना ये क्यूबरनेटिस का काम होता है। इसकी वजह से हम क्यूबरनेटिस को जो है कंटेनर्स ऑर्केस्ट्रेटर बोलते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना कि इस क्यूबरनेटिस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं यानी किस तरीके से कंटेनर्स को मैनेज करता है। सो गाइज, अभी तक हमने ये तो पढ़ ही लिया है कि क्यूबरनेटिस की क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम इन डिटेल पढ़ते हैं इस क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और ये किस तरीके से ये सारे के सारे फीचर्स जो इसने प्रॉमिस किए हैं ये कैसे फैसिलिटेट करता है। तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक क्यूबरनेटिस का क्लस्टर है। नाउ इस क्लस्टर का एक आईपी एड्रेस होता है ताकि जो क्लाइंट्स हमारे हैं वो इस क्लस्टर को एक्सेस कर सके। अब क्योंकि हमने ये तो पढ़ ही लिया था कि जो ये क्लस्टर है, ये जो बेसिकली क्यूबरनेटिस है, वो कंटेनर्स को मैनेज करता है, तो इसके अंदर बेसिकली कंटेनर्स होंगे ही। बट अभी हमने ऊपर पढ़ा ही था कंटेनर्स को रन करने के लिए हमको एक सर्वर चाहिए होगा जो कि बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कर्नेल प्रोवाइड कर सके उस कंटेनर को। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए इस क्लस्टर के अंदर एक सेपरेट कंपोनेंट होता है जिसके अंदर कंटेनर्स को रन किया जाता है, एंड उसे हम वर्कर नोड बोलते हैं। नाउ जो ये वर्कर नोड है ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल प्रोवाइड करता है। नाउ अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी मेरे को एक और कंपोनेंट को एक्सप्लेन करना है, बट उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं बेसिकली, जो कि हम सब मिलकर सॉल्व करते हैं, एंड जो उसका कंक्लूजन होगा उससे ही मैं आपको समझाऊंगा कि उस कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस क्या है एंड वो क्या कंपोनेंट है। तो मान लो आपके पास एक एप्लीकेशन है, राइट, एंड इस एप्लीकेशन के अंदर 2 एंड पॉइंट्स है, एंड जब भी आप इस एंड पॉइंट को एक्सेस करते हो तो सर्टेन लॉग्स जो है जनरेट होते हैं। नाउ इसके साथ ही साथ आपकी जो कंपनी है वो कोई एक लॉग्स प्लेटफॉर्म को यूज करती है विच विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू एनालाइज द लॉग्स। तो क्या होता है कि जो भी आपके लॉग्स जनरेट होते हैं इधर, वो आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो और उन लॉग्स को एनालाइज कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर लॉगिंग प्लेटफॉर्म आपने देखी होंगे, जैसे किबाना हो गया, इलास्टिक सर्च हो गया, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आजकल की कंपनियां यूज करती है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सिस्टम को हमको बनाना है, मान लो इसको हम कैसे बनाएंगे। तो एक तरीका तो मेरे को जो दिख रहा है वो ये हो सकता है कि जो ये लॉगिंग प्लेटफॉर्म है ये एक पब्लिक एंड पॉइंट एक्सपोज कर दे, एक्सपोज अ एंड पॉइंट, एंड जब भी हमारा जो कोड है वो किसी भी लॉग स्टेटमेंट को एनकाउंटर करेगा वो इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को कॉल कर देगा एंड वो लॉग्स को मूव कर देगा टू दिस पर्टिकुलर लॉगिंग प्लेटफॉर्म। बट जैसा कि आप देख ही सकते हो इसके अंदर प्रॉब्लम ये हो जाती है, अगर एपीआई जो है फेल होगी तो हमारे जो लॉग्स है वो ड्रॉप हो जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि लॉग्स ड्रॉप नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो ड्रॉप हो गए तो एनालिसिस आपकी रॉन्ग भी हो सकती है, राइट। एंड इसके साथ ही साथ अगर आप एपीआई कॉल्स करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन की जो लेटेंसी है, जो एंड पॉइंट की जो लेटेंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो कि आप नहीं चाहोगे। तो अब दूसरा तरीका क्या है?
दूसरा तरीका एक ये हो सकता है कि जो आपका एप्लीकेशन है वो लॉग्स को पब्लिशर कंज्यूमर के थ्रू जो है लॉगिंग प्लेटफॉर्म को ट्रांसफर करे। इसके अंदर क्या होएगा कि आप जो है आपका जैसे लेट से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एप्लीकेशन है एंड यहाँ पे जो है आपका प्लेटफॉर्म है लॉगिंग वाला। तो जब भी लॉग एनकाउंटर होएगा तो आपके साइड के ऊपर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर एक काफका क्लाइंट लिखा होगा जो कि बेसिकली पब्लिश कर देगा उस पर्टिकुलर लॉग को इन दिस पर्टिकुलर क्यू। एंड जो आपकी लॉगिंग प्लेटफॉर्म होंगे उसके साइड पे कंज्यूमर लिखा होगा जो कि बेसिकली इस पर्टिकुलर लॉग को कंज्यूम कर लेगा। ये काफी बढ़िया तरीका है, बट इसमें भी एक ड्रॉबैक है, एक नहीं बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। अभी के टाइम पे तो लेट से आपने जो है एक एप्लीकेशन का एग्जांपल लिया, मान लो आपकी बहुत बड़ी कंपनी है उसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस है। अब अगर आप इस सिस्टम से अगर इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को डेवलप करोगे तो उस टाइम के ऊपर आपको जो है ये काफका क्लाइंट जो ये प्रोड्यूसर का कोड जो है वो आपको जो है हर एक एप्लीकेशन पे लिखना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले तो काफका क्लाइंट सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद वो प्रोड्यूसर का कोड लिखना पड़ेगा एंड हर एक जो एप्लीकेशन है इस प्रोड्यूसर के कोड को लिख के इस क्यू के अंदर लॉग्स को पुश करेगी। ठीक है, अब इससे क्या होएगा कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो आपकी हैवी हो चुकी है क्योंकि हर एक एप्लीकेशन के अंदर आपको इस काफका क्लाइंट का कोड लिखना है। एंड साथ ही साथ जो जनरल वे है इन ऑर्डर टू डिजाइन एनीथिंग, बेसिक प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि जो भी आपका एप्लीकेशन है ना उसको आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होना चाहिए। योर एप्लीकेशन शुड बी डम अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर कोड। तो बट इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, सारा का सारा काफका क्लाइंट प्रोड्यूसर इन सारा का सारा कोड जो है हर एक एप्लीकेशन में लिख रहे हैं जो कि सही भी नहीं है। एंड साथ ही साथ जब भी कोई नया डेवलपर आएगा उसको इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू राइट एनी कोड इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो इन सारे कारणों की वजह से हम जो है यहां पे काफका को भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो अब क्या होएगा, जो फाइनल तरीका क्या हो सकता है, उस फाइनल तरीके में हमको क्या करना होगा कि इस तरह से सिस्टम डिजाइन करना होगा कि उसमें लेटेंसी ना हो, हमारे जो लॉग्स है वो ड्रॉप भी ना हो एंड जो हमारा एप्लीकेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन हो। हमको फालतू की एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड ना लिखना पड़े हर एक एप्लीकेशन के अंदर जिससे हमारी एप्लीकेशन हैवी बन रही है। तो इन सब को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉमन स्पेस का यूज करेंगे। हम क्या चाहेंगे कि जो भी हमारी एप्लीकेशन है एंड ये हमारा जो लॉगिंग प्लेटफॉर्म है ये जो है एक कॉमन स्पेस को यूज करे इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट। सो बेसिकली कम्युनिकेशन हैपन थ्रू द शेयर्ड मेमोरी। नाउ क्योंकि आपको पता ही है ये एप्लीकेशन जो है किसी एक कंटेनर में रन होएगा एंड जो ये लोग है वो भी किसी एक कंटेनर में रन होंगे। अगर इन दोनों कंटेनर को आप किसी एक वर्कर नोड पे चलाते हो जो कि बेसिकली इसको कर्नल एंड ओएस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस टाइम के ऊपर एक कंटेनर दूसरे कंटेनर की मेमोरी को एक्सेस तो कर नहीं सकता, तो ये शेयर्ड मेमोरी काम नहीं करेगा इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर। तो हम क्या करेंगे इसको ठीक करने के लिए, तो इस टाइम पे ही पॉड का कंसेप्ट आता है। पॉड बेसिकली क्या करता है, रिलेटेड कंटेनर्स को एक जगह पे रखता है, जिससे क्या होता है कि जैसे ये आपका मान लो पॉड है एंड जो ये आपके जो दो कंटेनर्स हैं ये बेसिकली इधर रन करेंगे इस पॉड के अंदर, कंटेनर 1 एंड कंटेनर 2। तो ये वाला कंटेनर जो है वो आपका एप्लीकेशन है, ये वाला जो कंटेनर है वो लॉग्स है। इस टाइम पे जो आपके दोनों के दोनों कंटेनर्स हैं उन दोनों के दोनों कंटेनर्स का जो आईपी एड्रेस है वो सेम होएगा। सो बेसिकली ये दोनों के दोनों कंटेनर्स जो है वो लोकल होस्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिमिलर लाइक कि आप अपने सिस्टम के अंदर, आप अपने कंप्यूटर के अंदर दो एप्लीकेशन को रन करते हो लोकल होस्ट के ऊपर। मान लो एक लोकल होस्ट एक्स पोर्ट के ऊपर है, एक लोकल होस्ट वाई पोर्ट के ऊपर है, तो आप बहुत इजीली इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कर पाते हो। तो उसी तरीके से आप क्या करते हो, शेयर्ड कंटेनर्स, रिलेटेड कंटेनर्स को एक गिवन पॉड के अंदर रख देते हो। उस पॉड के अंदर जितने भी कंटेनर्स होंगे उन सबका जो आईपी एड्रेस है वो सेम होगा एंड साथ ही साथ पॉड जो है आपको एक स्पेस प्रोवाइड करेगा एंड ये स्पेस जो है दोनों के दोनों कंटेनर्स यूज कर सकते हैं।
तो इस टाइम पे क्या होएगा, जब भी क्लाइंट हमारे इस एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा, इस एप्लीकेशन के एंड पॉइंट को एक्सेस करेगा, एंड उसके दौरान जो भी लॉग्स जनरेट होंगे वो लॉग्स ये एप्लीकेशन इस स्पेस के अंदर डाल देगा। सो इट्स लाइक कि जो एप्लीकेशन है वो विद इन द सिस्टम एक स्पेस के अंदर लॉग्स को पुट कर देगी, एंड इसी सेम टाइम पे जो हमारा लॉग्स का प्लेटफॉर्म है जो दूसरे कंटेनर में रन हो रहा है वो इस पर्टिकुलर स्पेस से ही इन लॉग्स को रीड करेगा। एंड जो ये पर्टिकुलर पोड है ये बेसिकली कोई कर्नल एंड ओएस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली एक रैपर है अराउंड द रिलेटेड कंटेनर्स। तो ये क्या कर रहा है कि जो भी रिलेटेड कंटेनर्स होंगे उसके अराउंड एक रैपर प्रोवाइड कर रहा है, जिससे क्या होगा कि दोनों के दोनों कंटेनर्स का जो है आईपी एड्रेस सेम हो जाएगा, एंड वो दोनों के दोनों कंटेनर जो है वो एक शेयर्ड मेमोरी को यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, एंड ये पर्टिकुलर पोड जो है वो बेसिकली एक वर्कर नोड के अंदर होएगा, एंड जो कंटेनर्स है वो अभी भी वर्कर नोड के कर्नल एंड ओएस को ही यूज कर रहे हैं इन ऑर्डर टू रन देयर एप्लीकेशन, इन ऑर्डर टू रन देयर कोड। तो अब आपका जो क्लस्टर है वो किस तरह से दिखेगा, तो ये आपका KTS क्लस्टर था, एक सेकेंड ऊपर ही देख लेते हैं वैसे तो, हाँ ये आपका क्लस्टर था। तो इसके अंदर मान लो ये जो C1 है, कंटेनर 1 था, ये आपकी एप्लीकेशन थी, एंड जो ये C2 कंटेनर था ये आपका वो लॉगिंग वाला प्लेटफॉर्म था। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक पोड में डाल देंगे, ठीक है, एंड मान लो ये भी एक पर्टिकुलर कंटेनर है जो कि इनसे रिलेटेड नहीं है, तो वो एक सेपरेट पोड में आ जाएगा, राइट। एंड अब क्या होएगा कि जो ये आईपी एड्रेस है वो पोड लेवल पे होगी। अब हम एक पोड का आईपी एड्रेस डिफाइन करेंगे, एंड जो भी ये पोड का आईपी एड्रेस होएगा वो ही इन कंटेनर्स का आईपी एड्रेस होएगा, क्योंकि अगर आप पोड को एक्सेस कर लोगे तो आप इजीली इन कंटेनर्स को भी एक्सेस कर लोगे, क्योंकि सेम ही आईपी एड्रेस पे चलेंगे जो कि ये पोड का आईपी एड्रेस होगा। ये सिर्फ और सिर्फ पोर्ट लेवल पे डिस्टिंग्विश होंगे कि ये जो है लेट से 888 पोर्ट पे चल रहा है, ये लेट से फॉर एग्जांपल 5431 पोर्ट पे चल रहा है, दैट्स इट। तो अब क्या होएगा कि जो आपका क्लाइंट है वो सबसे पहले क्लस्टर के आईपी पे जाएगा, उसके बाद वर्कर नोड के आईपी पे जाएगा, उसके बाद वो पोड के आईपी पे जाएगा, एंड पोड के आईपी के बाद वो पोर्ट को यूज करेगा इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद दैट पर्टिकुलर कंटेनर। अब इस पोर्ट के और क्या क्या यूज केसेस हो सकते हैं, अब इस पोर्ट के यूज केसेस ये भी है, क्योंकि आपने रिलेटेड कंटेनर्स को एक ही जगह पे रख दिया है, तो जो क्यूबरनेटिस है वो अब कंटेनर को रेप्लिकेट नहीं करेगा, वो सीधा पोर्ट को रेप्लिकेट मार देगा। मान लो आपका जो ये एप्लीकेशन है उसके ऊपर काफी ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो आप चाहोगे कि आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रेप्लिकेट कर दो, एंड अगर आप एप्लीकेशन को रेप्लिकेट करते हो तो आपको इस पर्टिकुलर लॉगिंग वाले कंटेनर को भी रेप्लिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आपको कॉन्फ़िगरेशंस काफी कॉम्प्लेक्स लिखनी पड़ जाएगी इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट बिटवीन द मल्टीपल एप्लीकेशंस विद द सिंगल लॉगिंग प्लेटफॉर्म। तो अब इससे क्या होगा कि आप सीधा का सीधा इस पोड को ही रेप्लिकेट मार दोगे इस पर्टिकुलर क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि वैसे तो कहते हैं कि क्यूबरनेटिस जो है कंटेनर्स को मैनेज करता है, बट एक्चुअली के अंदर क्यूबरनेटिस पोड्स को मैनेज करता है। पोड्स जो है एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर प्रोवाइड करते हैं अराउंड द कंटेनर्स। जनरली जो है पोड्स के अंदर एक ही कंटेनर रन होता है वैसे तो, बट कभी कभार क्या है कि इन सिचुएशंस के अंदर रिलेटेड कंटेनर्स ऐसे आ जाते हैं जो आप एक सिंगल पोड में ही डाल देते हो। तो पोड के अंदर वैसे तो मल्टीपल मोर देन वन कंटेनर्स रन हो सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही कंटेनर रन हो रहा होता है, एंड जो ये पोड है वो एक एब्स्ट्रैक्ट लेयर प्रोवाइड करते हैं, एंड क्यूबरनेटिस जो है इन पोड को रेप्लिकेट करता है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर, कि ये हमारा क्लस्टर है, इसके एक आईपी एड्रेस है, इसके अंदर एक वर्कर नोड है, एंड इसके अंदर एक पोड है, एंड इसके अंदर एक कंटेनर है, एंड इस पर्टिकुलर वर्कर नोड का, इस पर्टिकुलर क्लस्टर का, एंड इस पर्टिकुलर पोड का, तीनों का एक अलग आईपी एड्रेस होता है। अभी मैं कम्युनिकेशन पे नहीं जा रहा हूं, ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट कम्युनिकेशन कैसे फ्लो हो रहा है कि क्लाइंट की जब रिक्वेस्ट आई वो कैसे कैसे मूव होती है अराउंड दिस पर्टिकुलर क्लस्टर, उसके बारे में भी हम अभी इन डिटेल पढ़ेंगे। बट अभी तक आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पोड की जरूरत क्यों पड़ी, वर्कर नोड की जरूरत क्यों पड़ी, एंड क्लस्टर क्या चीज है। तो चलो अब नेक्स्ट मॉड्यूल पे शिफ्ट करते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्लस्टर। तो मान लो हमारे पास यहां पे एक क्लस्टर है, एंड इस क्लस्टर के अंदर हमको जो है 3 सर्विसेज को डिप्लॉय करना था, एंड हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो रेप्लिकेशन फैक्टर है फॉर ईच सर्विस, वो ये है कि हम फर्स्ट सर्विस के 3 पोड को रखना चाहते हैं, दूसरी सर्विस के 2 पोड्स को, एंड तीसरी सर्विस के 5 पोड्स को।
अब ये देखना, मैं पोर्ट्स के टर्म्स में बात करूंगा, कंटेनर्स के टर्म्स में बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये हमारा क्लस्टर था, मान लो ये हमारे 3 पोर्ट है पहली सर्विस के, ये हमारे 2 पोर्ट है एंड ये हमारे 5 पोर्ट है तीसरी सर्विस के। मान लो ये जो है एक वर्कर नोड 1 के अंदर है ये सारे के सारे पोर्ट्स, ये जो 3 है ये वर्कर नोड लेट्स से 2 में है एंड ये बाकी के जो ये 3 है ये वर्कर नोड्स 3 में है। अब मान लो किसी कारणवश ये पर्टिकुलर पोर्ट जो है वो डिलीट हो जाता है या बंद हो जाता है, अनहेल्दी स्टेट में चले जाता है, तो अब हमारे जो क्यूबरनेटिस का काम क्या होगा कि वो ये चेक करता रहे, क्योंकि जो हमारी सर्विस 3 है उसके 5 पोर्ट मेंटेन होने चाहिए क्लस्टर के अंदर, बट करंटली 4 है, तो वो ये ऑटोमेटिकली इस चीज को डिटेक्ट करके एक नया पोर्ट यहाँ पे इनिशियलाइज कर दे। नो इससे जो है काफी सारे क्वेश्चंस जो है जनरेट होते हैं कि पहला क्वेश्चन तो ये है कि वेयर डज दिस रेप्लिकेशन configuration is stored, right? दूसरा क्वेश्चन ये है कि where does port status is stored? तीसरा क्वेश्चन who basically schedule these ports, schedule and initialize both. And the fourth question is which worker node will get the new port that has been created. तो हमको क्या है कि एक सेपरेट प्लेस चाहिए इस क्लस्टर के अंदर जिसका काम क्या होगा, इस पूरे के पूरे क्लस्टर की हेल्थ को मेंटेन करना, एंड साथ ही साथ जो यूजर ने हमको बताया है कि मेरे को ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए उसको मेंटेन करना। तो इस पर्टिकुलर सेपरेट प्लेस को हम जो है कंट्रोल प्लेन बोलते हैं। तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कंट्रोल प्लेन। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द क्यूबरनेटिस क्लस्टर। अब हम इन डिटेल पढ़ेंगे इस कंट्रोल प्लेन के बारे में। तो इस कंट्रोल प्लेन के अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है एक एपीआई सर्वर, एक होता है कंट्रोलर, एक होता है शेड्यूलर और एक होता है स्टोरेज ईटीसीडी। नाउ आप समझते हैं इन चारों कंपोनेंट्स का क्या क्या काम है इस कंट्रोल प्लेन के अंदर। सो बेसिकली जो ये ईटीसीडी है ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस को स्टोर करके रखता है। एंड साथ ही साथ जो पोर्ट के स्टेटस होते हैं वो भी इधर ही स्टोर होते हैं। जो ये शेड्यूलर है उसका काम ये होता है कि जब भी एक नया पोर्ट क्रिएट होता है तो वो उस पर्टिकुलर पोर्ट को किसी एक वर्कर नोड को असाइन करता है। तो असाइनिंग वर्कर नोड टू अ न्यू पोर्ट, तो ये काम होता है शेड्यूलर का। नाउ ये जो कंट्रोलर है उसका काम ये होता है वो एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर एंड जो डिजायर्ड आर्किटेक्चर है उनको कंपेयर करता है, एंड जो भी उसको डिफरेंस दिखता है उसको वो डिटेक्ट करता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एक पोर्ट डाई हो गया तो वो देखेगा सर्विस 3 के तो 5 पोर्ट बोले बट क्लस्टर के अंदर तो सिर्फ 4 है, तो वो इस डिफरेंस को डिटेक्ट करेगा और ये हमारे क्लस्टर को कम्युनिकेट करेगा। एनालाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग versus desired architecture, desired configuration we can say। एंड जो ये एपीआई सर्वर है ये जो एक सेंट्रल कंपोनेंट होता है इस कंट्रोल प्लेन के अंदर, जिसके थ्रू जो ये कंट्रोलर, शेड्यूलर और ईटीसीडी है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। नाउ इसके साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का क्लस्टर डिप्लॉयड हो रखा है एडब्ल्यूएस के ऊपर एंड कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है इस क्लस्टर के अंदर, तो आपको इस क्लस्टर को एनालाइज करना है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, एक कमांड लाइन टूल को यूज करते हो इन ऑर्डर टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लस्टर। तो वो कमांड लाइन टूल जो है वो होते हैं kubectl। तो जितनी भी कमांड्स आप kubectl के थ्रू लिखते हो वो सारी की सारी कमांड सबसे पहले इस एपीआई सर्वर पे ही जाती है,
एंड उसके बाद वो आगे प्रोसीड होती है। एपीआई सर्वर डिटेक्ट करता है कि उसको किधर से उस इंफॉर्मेशन को लेके आना है। तो बेसिकली जो एपीआई सर्वर है वो आपका एक तरीके से सेंट्रल कंपोनेंट है जो फैसिलिटेट करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन ऑल अदर कंपोनेंट्स। तो अभी तक हमने क्या देख लिया है कि ये हमारा क्लस्टर है, इसके अंदर जो है एक कंट्रोल प्लेन है। इस कंट्रोल प्लेन के अंदर 4 कंपोनेंट्स है एंड साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे वर्कर नोड्स है एंड हर एक वर्कर नोड के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स है एंड हर एक पोर्ट्स के अंदर बहुत सारे कंटेनर्स है। अब हम जो है 2 क्वेश्चंस को समझते हैं कि पहला तो ये कि व्हाट हैपन व्हेन यू क्रिएट अ पर्टिकुलर पॉड यूजिंग द kubectl। तो मान लो आपको जो है कमांड लाइन के थ्रू एक पॉड को जनरेट करना है। एक सिंपल अभी ले रहे सिस्टम कि मान लो आपके पास ये क्लस्टर है एंड अभी इस क्लस्टर में अभी कुछ भी नहीं है। अभी आपके पास यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल प्लेन है आपका, दैट्स इट। आप ऐसा भी अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे 2 वर्कर नोड्स है। अभी तो कोई भी पोर्ट जो है असाइन नहीं हो रखे इन वर्कर नोड्स को एंड आप जो है kubectl के थ्रू एक पोर्ट को जनरेट करना चाहते हो, दैट्स इट, सिंपल। तो अब क्या क्या इंडिविजुअल स्टेप्स होते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पर्टिकुलर पोर्ट, उसको अब समझते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने जो है kubectl के थ्रू एक कमांड भेजी इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पोर्ट। नाउ इस कमांड के अंदर आप जो है एक pod.yml फाइल प्रोवाइड करते हो जिसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है कि आपको कितने रेप्लिकेशन फैक्टर चाहिए, उस पोर्ट के अंदर जो कंटेनर होगा वो कंटेनर कौन सी डॉकर इमेज को पुल करेगा, जो पोर्ट होगा वो कौन सा होगा। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इधर लिखी होती है। तो आपने जो है kubectl के थ्रू ये कमांड भेज दी। तो अब आपको पता ही है जो ये कमांड है वो सबसे पहले कंट्रोल प्लेन के अंदर एपीआई सर्वर के ऊपर जाती है, राइट। अब एपीआई सर्वर जो है इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को वैलिडेट करता है कि वो सही यूजर से आ रही है कि नहीं और जो कमांड लिखी गई है वो सही है कि नहीं एंड जो इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर कुछ भी गलत है कि नहीं। तो ये सारी चीजें वैलिडेट करने के बाद वो जो है एक पॉड ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है और etcd में स्टोर कर देता है। जो पॉड है वो इधर स्टोर हो रखा है। अभी जो पॉड का जो स्टेटस है वो करंटली जो है पेंडिंग एंड अनशेड्यूल्ड है, कि जो पॉड है वो भी रनिंग स्टेट में भी नहीं है और वो अभी तक किसी वर्कर नोड को असाइन भी नहीं हुआ है, ठीक है। एंड आपको पता ही है कि एपीआई सर्वर एंड etcd के अलावा हमारे पास 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है शेड्यूलर और एक होता है कंट्रोलर। अब जो शेड्यूलर है वो कंटिन्यूअसली एपीआई सर्वर के थ्रू पॉड्स के स्टेटस को देखता रहता है एंड जब भी उसको पता लगता है कि एक ऐसा पॉड है जो अभी तक किसी भी वर्कर नोड को असाइन नहीं हुआ है तो वो एक शेड्यूलिंग लॉजिक लगाता है जिसके अंदर वो ये फाइंड आउट करता है कि बेस्ट पॉसिबल वर्कर नोड कौन सा होगा जो कि मैं असाइन कर सकता हूं इस पर्टिकुलर पॉड को। तो उस हिसाब से शेड्यूलर जो है बेस्ट वर्कर नोड को पिक करता है और वो एपीआई सर्वर को एक अपडेट रिक्वेस्ट भेजता है जिसके थ्रू वो इस गिवन पॉड को एक वर्कर नोड असाइन कर देता है। नाउ मान लो शेड्यूलर ने जो है कुछ एनालिसिस की एंड उसने डिटेक्ट कर लिया कि ये पर्टिकुलर पॉड जो है वो वर्कर नोड 2 को असाइन होना चाहिए। तो इसने जो एपीआई सर्वर को भेजा रिक्वेस्ट एंड एपीआई सर्वर ने फिर etcd में अपडेट कर दिया। तो अब पॉड का स्टेटस क्या हो जाएगा, पेंडिंग एंड असाइन टू वर्कर नोड 2। नाउ अब आते हैं हम एक नए कंपोनेंट के ऊपर। अब ये सब तो हो गया कि पॉड जो है पेंडिंग स्टेट में और वर्कर नोड 2 को असाइन हो चुका है, बट अभी तक पॉड रनिंग स्टेट में नहीं है एंड वर्कर नोड 2 पे अभी कोई भी पॉड रन नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक हमारा क्लस्टर जो है एम्प्टी है। अभी हमारे क्लस्टर के वर्कर नोड के अंदर कुछ भी नहीं है। अब यहां पे जो एक नया कंपोनेंट इंट्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं क्यूबलेट। नाउ जो ये क्यूबलेट है वो हर एक वर्कर नोड में होता है। नाउ मैंने आपको ये पहले ही बताया था वर्कर नोड्स का काम सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कर्नल प्रोवाइड करना नहीं होता इन कंटेनर्स को, इसके साथ ही साथ इसके बहुत सारे अदर यूजेज भी है। तो जो क्यूबलेट है उसका काम देखते हैं। अब जो ये क्यूबलेट है वो बेसिकली इस एपीआई सर्वर के कांटेक्ट में होते हैं कंटिन्यूअसली एंड वो चेक करता रहता है इस एपीआई सर्वर के थ्रू
कि ऐसा कोई पोड है क्या जो पेंडिंग स्टेट में है एंड जो मेरे को असाइंड है। तो अब इस स्टेट में क्या होएगा, वर्कर नोड 2 का जो क्यूबलेट है वो बोलेगा इस एपीआई सर्वर को कि एक कोई भी ऐसा पोड है क्या जो कि पेंडिंग स्टेट में हो एंड उस पर्टिकुलर पोड को वर्कर नोड 2 असाइंड हो रखा हो। तो इस टाइम पे यस हो जाएगा। तो इस टाइम पे हम देख ही सकते हैं कि एक पोड ऐसा अवेलेबल है जो पेंडिंग स्टेट में है एंड उसको वर्कर नोड 2 असाइन हो रखा है। तो जैसे ही अब क्यूबलेट को पता लगेगा कि ऐसा पोड एग्जिस्ट करता है तो वो सिंपली इस पर्टिकुलर पोड को इस पर्टिकुलर वर्कर नोड 2 के अंदर चला देगा। तो इसके बाद जो है वो पर्टिकुलर पोड जो है इधर रन करेगी। नाउ इसके बाद क्यूबलेट जो है रियल टाइम स्टेटस प्रोवाइड करेगा एपीआई सर्वर को दोबारा से कि अब जो है पोड पेंडिंग स्टेट में नहीं है, अब वो जो है रनिंग स्टेट में आ चुका है। तो फाइनली अब ईटीसीडी के अंदर पोड का जो स्टेटस होएगा वो हो जाएगा रनिंग एंड इन द वर्कर नोड 2। नाउ अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मान लो जो आपने अभी यहां पे कमांड भेजी थी क्यूब सीटीएल के अंदर, यहां पे आपने बोल रखा है कि मेरे को 2 रेप्लिकास चाहिए एंड 2 रेप्लिकास के चक्कर में आपने जो है 2 पोड को क्रिएट किया। एक पोड जो है वर्कर नोड 2 में असाइन हुआ, एक पोड जो है वर्कर नोड 1 में असाइन हुआ। नाउ किसी कारणवश वर्कर नोड 2 का जो पोड है वो क्रैश हो गया। नाउ इस टाइम पे क्यूबलेट जो है वो डिटेक्ट करेगा कि जो ये आपका पोड है वो अब रन नहीं कर रहा है। तो वो इमीडिएटली एपीआई सर्वर के थ्रू इस पर्टिकुलर पोड के स्टेटस को अपडेट कर देगा एंड साथ ही साथ इस पर्टिकुलर पोड को हटा देगा फ्रॉम द वर्कर नोड 2 ताकि वो रिसोर्सेज वगैरह को क्लीन अप कर सके। तो अभी करंट स्टेट हमारा क्या था कि पोड 1 जो है रनिंग एंड वर्कर नोड 1, पोड 2 रनिंग वर्कर नोड 2। अब जो वर्कर नोड 2 का जो क्यूबलेट था उसने जो एपीआई सर्वर के थ्रू ईटीसीडी के अंदर अपडेट कर दिया पोड 2 का स्टेटस फ्रॉम रनिंग टू लेट से मे बी फेल्ड। अब यहां पे जो है कंट्रोलर का काम आता है। नाउ कंट्रोलर के अंदर बहुत सारे मल्टीपल सब कंट्रोलर्स होते हैं जिनका बेसिकली काम यही होता है कि वो डिजायर्ड वर्सेस करंट कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर कर रहे होते हैं। तो इस टाइम के ऊपर हम जो है एक रेप्लिका कंट्रोलर का इस्तेमाल करेंगे। नाउ जो ये रेप्लिका कंट्रोलर है, जो ये रेप्लिका सेट कंट्रोलर है, वो बेसिकली इस पर्टिकुलर एपीआई सर्वर के थ्रू कॉन्टिन्यूसली पोड ऑब्जेक्ट्स को देखता रहेगा कि करंटली कितने पोड्स चल रहे हैं और कितने चलने चाहिए। नाउ इनिशियली तो उसको दिख रहा होगा कि भाई 2 डिजायर्ड थे और 2 ही चल रहे थे, बट आफ्टर पोड गेट क्रैश्ड ऑन द वर्कर नोड 2 अब क्या होएगा कि उसको दिखेगा कि 2 डिजायर्ड थे बट एक्चुअली में एक ही रनिंग है, जिसका मतलब है कि यहां पे जो है डिफरेंस आ चुका है डिजायर्ड वर्सेस एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर। तो अब यहां पे रेप्लिका सेट जो है वो एपीआई सर्वर को एक कमांड भेजेगा कि भाई एक और पोड जो है क्रिएट कर दो। अब जैसे ही रेप्लिका सेट जो है इस एपीआई सर्वर को कमांड भेजेगा टू जनरेट अ न्यू पोड, अब सारा का सारा सेम स्टेप दोबारा चलेंगे जो हमने अभी देखे थे जब क्यूब सीटीएल के थ्रू हमने एक पोड को क्रिएट किया था। इस टाइम पे क्यूब सीटीएल के थ्रू एपीआई सर्वर को पता लगा था कि मेरे को एक नया पोड क्रिएट करना है। अब रेप्लिका सेट के थ्रू एपीआई सर्वर को पता लग रहा है कि मेरे को एक और नया पोड क्रिएट करना है। तो वो पूरा का पूरा सेम स्टेप दोबारा होंगे। पोड 2 के लिए एक और वर्कर नोड ढूंढा जाएगा, वो वर्कर नोड 2 जो है इस पर्टिकुलर पोड को असाइंड होएगा। फिर उस पर्टिकुलर वर्कर नोड का जो क्यूबलेट है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर पोड को रन करेगा एंड आफ्टर दैट ईटीसीडी के अंदर पोड का जो स्टेटस है वो अपडेट होएगा एंड व्हेन दिस पर्टिकुलर होल प्रोसेस विल बी गेट कंप्लीटेड, उस टाइम पे रेप्लिका सेट जो है वो चैन से बैठेगा। अब जो है डिजायर्ड वर्सेस एक्चुअल जो है वो मैच कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ जो क्लस्टर है वो डिटेक्ट करता है कि हाँ भाई एक पोड जो है डिलीट हो चुका है और वो इस तरीके से जो है रेप्लिका सेट को मेंटेन करता है अपने क्लस्टर के अंदर। सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेटवर्क कनेक्टिविटी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमको किसी एक सर्विस से दूसरी सर्विस पे कॉल करना है, तो ये किस तरीके से होता है। इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हम जो है एक क्लस्टर बना लेते हैं हमारा। तो यहाँ पे हमने क्लस्टर बना लिया है। इसके अंदर हमने क्या किया है, हमने हमारी 2 सर्विसेज को डिप्लॉय किया है। हर एक सर्विसेज के 2 पोड्स है। तो इस केस के अंदर क्या है कि इस पर्टिकुलर क्लस्टर में एक तो हमारा कंट्रोल प्लेन है, 2 वर्कर नोड्स है, राइट, एंड इसके साथ ही साथ हमने जो है 2 सर्विसेज को डिप्लॉय किया है। एक सर्विस 1 है, एक सर्विस 2 है। सर्विस 1 का एक पोड जो है वो वर्कर नोड 1 में है, एक जो है वर्कर नोड 2 में है।
सेम फॉर सर्विस 2 ऑल्सो। अब हमको क्या करना है, सर्विस 1 के किसी एक पोर्ट से सर्विस 2 के किसी दूसरे पोर्ट के ऊपर जाना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, सर्विस 1 के किसी एक पोर्ट से इस वाली एंड पॉइंट को कॉल करेंगे जो कि सर्विस 2 की है, बट वो किस तरीके से सर्विस 1 के एक पोर्ट से सर्विस 2 के किसी एक पोर्ट पे किस तरीके से जाता है उसको हम समझेंगे अब इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड इसको समझने के दौरान हमको और भी सारे कंपोनेंट्स के बारे में पता लगेगा जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्यूबरनेटिस क्लस्टर। सबसे पहले तो हम थोड़ा ना आईपीस की बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है इंटरनेट के ऊपर किसी भी कंपोनेंट को अगर हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो वो हम आईपीस के थ्रू करते हैं। हर एक कंपोनेंट जो इंटरनेट के साथ जुड़ा है उसको एक आईपी एलोकेट कर देते हैं ताकि बाकी बंदे जो है वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट कर सके थ्रू दिस पर्टिकुलर आईपी। तो सबसे पहले तो हमने जो है क्लस्टर कंपोनेंट्स की आईपीस की रेंज सेलेक्ट की कि हम बोल रहे हैं कि इन रेंजेस के अंदर ही जो है क्लस्टर के कंपोनेंट्स की आईपीस होगी। क्लस्टर कंपोनेंट्स यहाँ पे बस मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मेन कंपोनेंट्स है ना यहाँ पे कि कंट्रोल प्लेन हो गया और ये वर्कर नोड्स हो गए, और भी होते हैं उन पे हम नहीं जा रहे हैं, बट अभी के लिए जो कंट्रोल प्लेन और वर्कर नोड्स है उनकी आईपीस जो है वो इस रेंज में होगी। तो मैंने यहाँ पे जो कंट्रोल प्लेन की जो आईपी है वो ये एलोकेट की 172.18.02, वर्कर नोड 1 की जो है 172.18.03 है, एंड वर्कर नोड 2 की जो है 172.18.04 है। इसके बाद जो है हम जो है सर्विस की आईपीज एलोकेट करेंगे, क्योंकि सर्विस 2 को हमको हिट करना है, बट एक्चुअली में आपको पता ही है हम आईपीज को हिट करते हैं, नाम से हमको कोई मतलब नहीं है। हम क्या है कि डीएनएस के थ्रू सबसे पहले नाम से उस आईपी को ही निकालते हैं। तो यहां पे हमने जो है सर्विस नेटवर्क आईपीज भी एलोकेट कर रखी है कि सर्विस 1 की क्या आईपी होगी, सर्विस 2 की क्या आईपी होगी। तो इस केस के अंदर सर्विस 1 की जो आईपी है वो हमने दे रखी है 10.96.0.1 एंड सर्विस 2 की जो आईपी है वो है 10.96.0.2 एंड सर्विस पोर्ट भी दे रखा है जो कि बेसिकली होस्ट पोर्ट होएगा जो कि है 4001 एंड जो टारगेटेड पोर्ट है वो है 3001 एंड इस केस में भी जो सर्विस पोर्ट है वो है 4002 एंड टारगेटेड जो है पोर्ट वो है 3002। इसका मतलब ये है कि आप जो है 4001 पे हिट करोगे बट एक्चुअली में 3001 पे वो लिसन कर रहा है, तो आपको जो है ट्रांसलेशन करनी पड़ती है बीच में। तो ये ट्रांसलेशन कैसे होगी वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ वैल्यूज बता रहा हूं कि ये एलोकेटेड वैल्यूज है। ठीक है भाई, सर्विस 1 की हमने आईपी देख ली, ये सर्विस 2 की आईपी होगी। एंड अब इसके साथ साथ जो है ये पोर्ट्स भी यहां पे डिप्लॉयड है इस पर्टिकुलर वर्कर नोड्स के अंदर। तो क्या होता है, इन पोर्ट्स की भी एक यूनिक आईपीज होती है जो कि वर्कर नोड की आईपी नहीं होती है। वर्कर नोड की आईपी एंड पोर्ट की आईपी अलग होती है। तो हमने क्या बोल रखा है, जो ये वर्कर नोड 1 है उसके अंदर जितने भी पोर्ट्स होंगे उनकी आईपीज इस रेंज के अंदर होगी, एंड जो वर्कर नोड 2 है उनके अंदर जो पोर्ट होंगे उनकी जो आईपीज है वो इस रेंज में होगी। तो आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया हो इन सारी आईपीज का मतलब। तो अगर मैं यहाँ पे पोर्ट की आईपीज देखूं तो मैंने ये पोर्ट ए जो सर्विस 1 का है उसको मैंने दे रखा है 10.244.1.5, पोर्ट सी जो सर्विस 2 का उसको दे रखा है 10.244.1.7। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने जो है पोर्ट आईपीज एलोकेट कर रखी है। तो इस तरीके से जो है मैंने पोर्ट की आईपीज एलोकेट की है, सर्विस की आईपीज एलोकेट की है, वर्कर नोड्स एंड क्लस्टर्स की आईपीज एलोकेट की है। नाउ अब क्या आता है कि हमको पोर्ट ए जो कि सर्विस 1 का है उससे हमको जो है एक कॉल करनी है सर्विस 2 पे। अभी ये सर्विस 2 कहां पे है, किस वर्कर नोड में है, किस पोर्ट के अंदर है, ये सारी इंफॉर्मेशन अभी तक हमको कुछ नहीं पता है। हमने जो है सिंपली ये पर्टिकुलर एपीआई एंड पॉइंट को हिट किया है फ्रॉम द पोर्ट ए। तो अब देखते हैं क्या क्या होएगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है, आपको पता ही है कि आप जो है डीएनएस का इस्तेमाल करते हो इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द आईपी, राइट। तो अब सबसे पहले बात ये आ जाती है कि आप ये किस तरह से निकालोगे कि जो सर्विस 2 की आईपी है वो क्या है। आपको ये तो पता ही है कि सर्विस 2 की जो आईपी है वो है 10.96.0.2, बट वो कहां पे है वो हमको पता कैसे लगेगी, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने भी ये पोर्ट्स होते हैं ना उनके अंदर एक फाइल होती है। एवरी पोर्ट हैज अ फाइल called
etc resolve.conf। तो ये फाइल होती है। इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जो है आपको कोर डीएनएस सर्विस की आईपी मिलती है। ये कोर डीएनएस सर्विस क्या है? कोर डीएनएस सर्विस जो है वो एक मैंडेटरी सर्विस है जो कि बेसिकली आपको मदद करती है इन ऑर्डर टू गेट द आईपी ऑफ द डिजायर्ड सर्विस दैट यू वांटेड टू हिट। इस केस के अंदर हमको जो है पोर्ट ए से सर्विस 2 को हिट करना था। सर्विस 2 की हमको आईपी चाहिए। अब वो आईपी जो है हम कोर डीएनएस सर्विस के थ्रू लाते हैं। अब जनरली जब आप इंटरनेट पे जब भी चीजों को हिट करते हो, किसी भी वेबसाइट को हिट करते हो, तो उस टाइम पे जो डीएनएस रिजॉल्वर होता है वो किसी दूसरे सेपरेट प्लेस से लेके आता है। बट इस केस के अंदर जब हम विद इन द क्लस्टर की बात करते हैं, जब हमको किसी भी विद इन द क्लस्टर किसी सर्विस को हिट करना होता है एंड उस पर्टिकुलर सर्विस की आईपी चाहिए होती है, तो वो हम कोर डीएनएस सर्विस के थ्रू लाते हैं। अब क्योंकि ये कोर डीएनएस सर्विस है तो इसके भी पोर्ट्स होंगे, तो अब क्योंकि ये सर्विस है तो इसकी भी एक आईपी होगी। हमने यहाँ पे क्या बोला था कि जो सर्विस नेटवर्क आईपीज है वो होगी 10.96.0.2/12, तो इस रेंज के अंदर उनकी आईपीज होगी। तो अब हम क्या बोलते हैं, जो ये कोर डीएनएस सर्विस है इसकी जो आईपी है लेट से वो है 10.96.0.10। अब जो है हमने क्या किया था, पोर्ट ए से कॉल किया था इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे। इस एंड पॉइंट पे कॉल कर नहीं सकते क्योंकि हमको सबसे पहले इस पर्टिकुलर सर्विस 2 की आईपी चाहिए। उस सर्विस 2 की आईपी को निकालने के लिए पोर्ट ने क्या किया, सबसे पहले इस फाइल को लुकआउट किया। इस लुकआउट के दौरान उसको पता लगा कि कोर डीएनएस सर्विस का जो है ये आईपी है जो कि 10.96.0.10। ठीक है भाई। अब जो है कोर डीएनएस जो सर्विस है इसके भी पोर्ट्स होंगे। मान लो वो पोर्ट्स एक ये है, एक पोर्ट ये है, ये है कोर डीएनएस। अब जो ये कोर डीएनएस के पोर्ट्स है तो इनकी आईपीज भी होगी, इन पोर्ट्स की आईपी। तो मान लेते हैं इसकी आईपी है 10.244.1.6 एंड इसकी है 10.244.1.6 2.6 सॉरी। तो आप नाम तो देख ही सकते हो कि मैं ये प्रीफिक्स कांस्टेंट रख रहा हूं क्योंकि रेंजेस फिक्स है। तो ठीक है भाई। अब जो है हमको कोर डीएनएस की आईपी मिल गई है, कोर डीएनएस सर्विस की आईपी मिल गई है। अब हमको क्या करना है, कोर डीएनएस सर्विस की जो आईपी है उससे कोर डीएनएस सर्विस के किसी एक पोर्ट पे जाना है, क्योंकि आईपी हमको मिल चुकी है बट एक्चुअली में हमको जाना तो किसी एक पोर्ट पे है इस कोर डीएनएस सर्विस के। और वो जो पोर्ट्स है वो हमारे पास यहाँ पे दो है, 10.244.1.6 एंड 10.244.2.6। ये दो आईपीज है हमारे पास। हमको अब किसी पोर्ट की आईपी पे जाना इस कोर डीएनएस सर्विस के। अब वो कैसे जाएंगे हम उसको देखते हैं। तो अब क्या सीन है कि वर्कर नोड के अंदर, वर्कर नोड 1 के अंदर जब पोर्ट ए ने कॉल किया कि सर्विस 2 को मेरे को हिट करना है एंड उस टाइम पे जो है हमने डीएनएस कोर डीएनएस सर्विस का आईपी निकाल लिया, तो अब वो बोलेगा वर्कर नोड की अरे भाई ये तो जो है कोर डीएनएस सर्विस का सर्विस आईपी है, क्लस्टर आईपी है, ये तो मेरे को तो भाई पोर्ट आईपीज चाहिए। अब उसको निकालने के लिए वर्कर नोड के पास, हर एक वर्कर नोड के पास एक क्यू प्रॉक्सी टेबल होती है। एक और नया कांसेप्ट आ गया। So basically Q proxy have the mapping between the service IP to the list of pod IPs. Now actually में क्या होता है कि जो ये pod IPs है वो कंट्रोल प्लेन में ही होती हैं, बट हम इसको वर्कर नोड में कैश करके रखते हैं इन द Q proxy टेबल। अदरवाइज हमको हर बार API सर्वर को क्वेरी करनी पड़ेगी when we want that value। ये जो core DNS है वो भी कैश करके रखता है अपनी साइड पे। ये तो जब इसको वैल्यू नहीं मिलती तब वो API सर्वर को कॉन्टेक्ट करता है। एंड Q proxy also continuously watch the API server and when any port dies and new port come up for a service, Q proxy अपनी वैल्यूज को अपडेट कर लेता है। एंड बाय द वे ये सर्विस आईपी को हम क्लस्टर आईपी या वर्चुअल आईपीज भी बोलते हैं एंड ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, मतलब कि सर्विस की कोई एक क्लस्टर आईपी होगी एंड ये कभी भी चेंज नहीं होगी। नाउ आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि हमको सर्विस आईपी क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ी, एज वी कैन डायरेक्टली स्टोर द मैपिंग ऑफ द सर्विस नेम टू द पोड आईपीज, तो ये कोर डीएनएस का काम बचेगा ही नहीं। तो ये जो वर्चुअल आईपी है हमको इसलिए क्रिएट करनी पड़ती है क्योंकि जो क्यू प्रॉक्सी है वो वर्कर नोड की कर्नल के अंदर काम करता है, जिस वजह से ये सिर्फ नंबर्स को रीड कर सकता है। एंड हमको सर्विस से इसकी पोड आईपीज की मैपिंग स्टोर करनी है एंड हम इस सर्विस का नाम तो स्टोर अप कर नहीं सकते, तो इसलिए पहले हम इस सर्विस नाम को एक वर्चुअल आईपी में कन्वर्ट कर देते हैं विच बेसिकली इज अ कॉन्स्टेंट वैल्यू
एंड दिस इज डन यूजिंग द कोड डीएनएस, एंड देन ये वर्चुअल आईपी टू पोड आईपीस की मैपिंग इस क्यू प्रॉक्सी में फिर फाइनली स्टोर करते हैं। तो अभी तक मैंने आपको बोला एवरी पोड हैज दिस पर्टिकुलर फाइल, एंड उसके बाद अब मैं बोल रहा हूं कि एवरी वर्कर नोड हैज अ क्यू प्रॉक्सी टेबल, जिसके अंदर क्लस्टर आईपी से पोड आईपी के बारे में मैपिंग होती है। तो इस केस के अंदर क्यू प्रॉक्सी टेबल के अंदर डाटा होएगा कि 10.96.0.10 की जो आईपीज है वो है 10.244.1.6 एंड 10.244.2.6। ठीक है, अब जो है वर्कर नोड को पोड की आईपीज मिल चुकी है। अब इसके बाद क्योंकि हमारे पास 2 पोड आईपीज है, तो अब क्या होएगा कि हम किसी एक पोड आईपी को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो ये सिलेक्शन है वो रैंडम बेसिस पे होता है, लोड बैलेंसिंग के थ्रू होता है। इट्स नॉट लाइक कि कोई लॉजिक लिखा होता है पीछे, बट ये एक रैंडम तरीके से होता है। तो लेट से वो जो लॉजिक है उसमें हमको जो है 10.244.2.6 आईपी मिल जाती है, राइट। तो अब वर्कर नोड को ये पता है कि उसको जो है 10.244.2.6 को हिट करना है, जो कि एक वन ऑफ द पोड है फॉर दिस कोड डीएनएस सर्विस। क्योंकि हम कोड डीएनएस सर्विस पे क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि हमको जो है सर्विस 2 की आईपी चाहिए। अभी तक हमको सर्विस 2 की आईपी नहीं मिली है, अभी तक हमको सिर्फ कोड डीएनएस की पोर्ट की आईपी मिली है, एंड कोड डीएनएस की जो पोर्ट है वो हमको मदद करेगी इस सर्विस 2 की आईपी को लाने में। अब जो है 10.244.2.6, अब ये एग्जैक्टली है कहां पे, ये कैसे पता लगेगा? क्योंकि ये पोर्ट जो है वो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि पोर्ट्स जो है वो वर्कर नोड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखे होते हैं कि एक वर्कर, मान लो हमारे पास 10 वर्कर नोड है और किसी सर्विस के 250 पोर्ट्स है, तो वो पोर्ट्स कहीं भी हो सकते हैं। तो हम सिर्फ पोर्ट की आईपी से देख के हम ये नहीं पता लगा सकते कि भाई वो किस वर्कर नोड में होगा। इसके लिए भी हमको एक सेपरेट टेबल चाहिए होगी जहां पे डाटा लिखा हो। वो टेबल का नाम होता है राउटिंग टेबल, जो कि हर एक वर्कर नोड में होती है। तो हमने क्या देखा कि वर्कर नोड में एक होती है कि क्यू प्रॉक्सी टेबल, एक होती है राउटिंग टेबल। अब ये राउटिंग टेबल क्या है? राउटिंग टेबल सबसे पहले तो ये समझो कि ये CNI प्लगइन के थ्रू इंस्टॉल होती है हर एक वर्कर नोड के अंदर। इंस्टॉल दिस टेबल इन एवरी वर्कर नोड। ठीक है, अब जो है हम अभी ये नहीं देख रहे कि ये CNI आया यहां पे कैसे, वो सब हम जो है एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे कि ये सारी की सारी चीजें इंस्टॉल होती कैसे। तो जो CNI प्लगइन है जो कि हम बेसिकली हर एक वर्कर नोड में इंस्टॉल करते हैं, वो CNI प्लगइन ही बेसिकली इस राउटिंग टेबल को क्रिएट करती है। अब इस राउटिंग टेबल में क्या होता है, पोड आईपी से वर्कर नोड आईपी एंड द कम्युनिकेशन चैनल। अब जो है ये जो पोड आईपी है, लेट से अभी हमको क्या चाहिए थी कि 10.244.2.6 आईपी जो है उसकी लोकेशन चाहिए हमको, वो एग्जैक्टली है कहां पे। तो अगर हम यहां पे आते हैं, अब यहां पे मैं एक जो है राउटिंग टेबल बना ही लेता हूं हर एक की। अब मेरे को एक बात बताओ, 10.244.1.5 कहां पे है? वो तो वर्कर नोड 1 में ही है एग्जैक्टली। यहाँ पे तो वैसे आईपी लिखी होती है, मैं अभी यहाँ पे नाम लिख रहा हूं बस। एंड इसको जो है लोकली आप जो है हिट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप पोर्ट ए या इस वाले पोर्ट पे या इस वाले पोर्ट सी पे हो एंड आपको इसके अंदर ही किसी एक पोर्ट को हिट करना है, तो आप लोकली उसको हिट कर सकते हो, क्योंकि सेम ही वर्कर नोड के आईपी पे है। इस लोकली का मतलब ये है कि हमको जो है कोई भी क्लाउड नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता किसी भी एक डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंचने के लिए। अगर कोई डेस्टिनेशन पोर्ट विद इन द वर्कर नोड है तो हमको कोई भी क्लाउड नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सिंपल लिनक्स नेटवर्किंग के थ्रू ही उस पोर्ट तक पहुंच जाएंगे। बट अगर जो पोर्ट है वो दूसरे वर्कर नोड में है, तो सबसे पहले हमको क्लाउड नेटवर्क के थ्रू उस दूसरे वर्कर नोड में पहुंचना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट हम जो है लिनक्स नेटवर्किंग के थ्रू उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ये मतलब है लोकली का। बट अगर आप किसी 10.244.2.6 को हिट करते हो, जो कि एक कोड डीएनएस सर्विस का आईपी था, वो जो है वर्कर नोड 2 पे है, उसको जो है आप लोकली हिट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक नेटवर्क चैनल बनाना पड़ेगा।
राइट। तो इस तरीके से राउटिंग टेबल लिखी होती है। अब हमारे केस के अंदर क्या था कि हमको जो है कोर डीएनएस को हिट करना था, एंड थ्रू द लोड बैलेंसिंग हमको क्या पता लगा कि हमको जो है 10.244.2.6 को हिट करना है। तो जो ये पोर्ट ए है वो जो है इस पर्टिकुलर कोर डीएनएस, क्योंकि जो वर्कर नोड 2 में प्रेजेंट है, जो कि हमको पता लगा था राउटिंग टेबल से, वो इस पर्टिकुलर कोर डीएनएस पोर्ट को हिट करता है। तो इसका भी जो कम्युनिकेशन है वो इस तरीके से ही होएगा कि आप जो है सबसे पहले वर्कर नोड 2 पे जाओगे, वर्कर नोड 2 को बोलोगे कि मेरे को जो है 10.244.2.6 को हिट करना है। तो वर्कर नोड 2 अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा, उसको पता लगेगा कि भाई 10.244.2.6 तो है जो वर्कर नोड 2 में ही है, मतलब वो तो मेरे पास ही है, तो मैं उसको लोकली हिट कर सकता हूं। तो अब जो है इस पर्टिकुलर कोर डीएनएस सर्विस के पोर्ट को हम हिट करते हैं। अब जो ये कोर डीएनएस सर्विस है इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली इस एपीआई सर्वर को हिट करता है। इस एपीआई सर्वर को हिट करने के बाद ये उससे पूछता है कि मेरे को जो है भाई सर्विस 2 की आईपी बता दो, एंड जितनी भी ये सर्विसेज है उनकी आईपी जो है इस ईटीसीडी में प्रेजेंट होती है। तो यहां पे ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन थी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इधर प्रेजेंट होती है। अब एपीआई सर्वर उस पर्टिकुलर कोर डीएनएस को रिटर्न कर देता है कि भाई 10.96.0.2 जो है वो सर्विस 2 की आईपी है। ठीक है भाई, अब इसने जो है रिटर्न कर दिया। अब यहां से जो है ये रिटर्न कर देगा पोर्ट ए को। अब जो है पोर्ट ए को पता लग गया है कि उसको जो है 10.96.0.2 को हिट करना है, जो कि बेसिकली सर्विस 2 की आईपी है। अब आप सर्विस को तो हिट करते नहीं हो, आपको तो पोर्ट चाहिए, तो अब आपको इस सर्विस 2 के पोर्ट्स निकालने पड़ेंगे। तो अब आप सर्विस 2 के पोर्ट्स किससे निकालोगे, दोबारा से आप वर्कर नोड 1 जो कि पोर्ट है जहां पे प्रेजेंट है, वर्कर नोड 1 की क्यू प्रॉक्सी टेबल पे जाओगे। अब वर्कर नोड 1 की क्यू प्रॉक्सी टेबल में आपको पता लगेगा कि 10.96.0.2 का जो डाटा है वो बेसिकली 10.244.1.7 एंड 10.244.2.7 के पास है, ये जो पोर्ट आईपीज है। अब मान लो लोड बैलेंसिंग के थ्रू रैंडमली एक सिलेक्ट हो गया, मान लो वो हो गया ये वाला सेलेक्ट 10.244.2.7। अब ये पोर्ट आईपी तो मिल गया आपको, बट ये है कहां पे, ये कैसे पता लगेगा, वो आप जो है दोबारा से राउटिंग टेबल में देखोगे। अब आपको पता ही है कि 10.244.2.7 जो है वो वर्कर नोड 2 में है, तो इधर क्या लिखा होगा 10.244.2.7 जो है वर्कर नोड 2 में है, लोकली है। बट इधर क्या लिखा होगा 10.244.2.7 जो है वो तो वर्कर नोड 2 में है, एक नेटवर्क चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा, इंटरनेट के थ्रू जाना पड़ेगा। तो जिसका मतलब ये है कि राउटिंग टेबल यहां पे ये दिखा रही होगी 10.4.2.7 जो है वर्कर नोड 2 में है। इस वर्कर नोड 2 की जो आईपी है वो है 172. क्या थी, एक सेकेंड में देख ही लेता हूं, मैं भूल गया हूं इधर, तो थी 172.18.0.4 172.18.0.4। अब हमको यहां पे जाना है थ्रू अ नेटवर्क, तो पोर्ट ए से आप जो है इस वर्कर नोड 2 को हिट करते हो, तो अब आप वर्कर नोड 2 में पहुंच गए। अब वर्कर नोड 2 बोलेगा कि मेरे को भाई 10.244.2.7 चाहिए। अब वर्कर नोड 2 को क्योंकि ये वाले पोर्ट आईपी चाहिए, तो वो दोबारा से अब अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा। अब वहां पे जब वो देखेगा तो उसको पता लगेगा कि भाई 10.244.2.7 जो है वो तो मेरे पास ही है लोकली, तो अब वो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर सर्विस को हिट कर देगा। अब इस सर्विस को हिट जब करेगा तो उसको वो आंसर मिल जाएगा, जो भी इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे जो भी कैलकुलेशन होनी थी वो सब कुछ होके वो जो भी रिस्पॉन्स होगा वो रिटर्न कर देगा उस पर्टिकुलर पोर्ट ए को। तो इस तरीके से जो है कम्युनिकेशन होती है। तो अब एक बार हम दोबारा से क्लस्टर बना लेते हैं कि पूरा का पूरा क्लस्टर दिखता कैसे है। तो ये हमारा क्लस्टर है, ये हमारा कंट्रोल प्लेन हो गया, कंट्रोल प्लेन के अंदर वही एपीआई सर्वर है, कंट्रोलर है,
शेड्यूलर ETCD। इस ETCD के अंदर हमको जो है सर्विस नेम से उसका क्लस्टर आईपी मिल जाता है, राइट। अब ये जो है हर एक वर्कर नोड में, आप सिर्फ अभी एक ही बना रहा हूं, ये वर्कर नोड है। इसके अंदर एक होती है कि क्यू प्रॉक्सी टेबल, एक होती है राउटिंग टेबल जो कि बेसिकली CNI इंस्टॉल करता है। उसके बाद यहाँ पे हर एक पोर्ट होता है, पोर्ट के अंदर एक जो फाइल होती है ETC रिजॉल्व कॉन्फ़िग, राइट। एंड इसके साथ ही साथ जो है हमारे पास एक कोर DNS का पोर्ट भी होता है, कोर DNS। तो ये मोटा मोटी आर्किटेक्चर होता है किसी भी क्यूबरनेटिस क्लस्टर का। एंड इसके अंदर आप जो है कम्युनिकेशन इस तरीके से करते हो जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही है। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आएगा कि हर एक कंपोनेंट्स का क्या क्या यूज केस है, इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रही है। अगर हमको नया पोर्ट जनरेट भी करना है या एप्लीकेशन फैक्टर को मेंटेन भी करना है तो वो किस किस तरीके से होता है। तो ये सारा का सारा जो फ्लो है आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो। तो तब तक के लिए आप इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप एक बार दोबारा देखना, एंड इसके बाद आप खुद से क्वेश्चन करना कि अगर कुछ भी एक्शन परफॉर्म होता है इस क्लस्टर के अंदर तो वो किस किस तरीके से होएगा। तो इस तरीके से आपको जो है आपके कंसेप्ट जो है वो काफी ज्यादा और बेटर होंगे। मेरे को पता है कि एक बार में आपको ये पूरी वीडियो समझ में नहीं आएगी, बट आप जब एक दो बार जब दोबारा देख लोगे या खुद से जब एक एग्जांपल सॉल्व करोगे, इस क्लस्टर के अंदर मूव करोगे, तो तब जाके अब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये जो है हर एक कंपोनेंट इस तरीके से काम कर रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू, टाटा।